19वीं सदी के दूसरे हिस्से के इस बेहद रहस्यमयी और डरावने मामले में आपका स्वागत है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यूजीलैंड के इतिहास के एक ऐसे अपराध की कहानी में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। थॉमस हॉल का जन्म जनवरी 1848 में इंग्लैंड के यॉर्कशायर के किंगस्टन अपॉन हल में हुआ था। वह थॉमस और सारा हॉल का बेटा था, जिनके पास एक बड़ा खेत था। लेकिन जब वह अभी छोटा ही था, तब उसका परिवार न्यूजीलैंड चला गया और टिमारू नाम के शहर में बस गया। उसके पिता ने वहां फिर से खेती शुरू की, और जब थॉमस ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसे भी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वह अपने चाचा जॉन हॉल के शीप स्टेशन को संभालने लगा। यही जॉन हॉल आगे चलकर न्यूजीलैंड के प्रीमियर भी बने। 1870 के दशक तक थॉमस ने व्यापार की दुनिया में कदम रख लिया था। वह हॉल एंड मैसन नाम की एक फर्म का साझेदार बन गया, जो जमीन के सौदे, वित्तीय सुविधाएं और कर्ज देने का काम करती थी। टिमारू जैसे तेजी से बढ़ते कॉलोनियल शहर में ऐसा कारोबार काफी मुनाफे वाला था, और थॉमस इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। स्थानीय समाज में उसकी अच्छी पहचान थी। वह लोगों में आसानी से घुल मिल जाता था और अक्सर युवा महिलाओं के साथ दिखाई देता था। कई लोग उसे एक योग्य कुंवारा मानते थे, लेकिन उसकी चमकदार छवि के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसके कारोबारी मामले बुरी तरह उलझ चुके थे और वह धीरे धीरे आर्थिक संकट में डूबता जा रहा था। 26 मई 1885 को थॉमस ने कैथरीन केन नाम की एक युवती से शादी की। कैथरीन कप्तान हेनरी केन की सौतेली बेटी थीं। कप्तान केन टिमारू के शुरुआती बसने वालों में से एक थे और एक समय शहर के मेयर भी रह चुके थे। शुरुआत में कप्तान केन अपने दामाद के चुनाव से खुश नहीं थे। उन्हें थॉमस पर भरोसा नहीं था, लेकिन अक्टूबर 1885 तक दोनों के बीच रिश्ते सुधरने लगे। थॉमस अक्सर उनसे मिलने जाने लगा और दोनों के बीच पहले जैसी कड़वाहट कम होती दिखाई देने लगी। कप्तान केन एक बड़े और आलीशान घर में रहते थे, जबकि थॉमस और कैथरीन शहर के बाहर एक छोटे घर में रहते थे। उनके साथ मार्गरेट ह्यूस्टन नाम की एक युवा महिला भी रहती थी, जो कैथरीन की मदद करती थी। शादी से पहले ही थॉमस ने कैथरीन पर जोर दिया था कि वह एक वसीयत तैयार करे, जिसमें उसकी सारी संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद थॉमस के नियंत्रण में चली जाए। इतना ही नहीं, उसने कैथरीन के नाम पर भारी जीवन बीमा पॉलिसियां भी करवाई थीं। एक पॉलिसी सामान्य मृत्यु पर भुगतान करती थी, जबकि दूसरी एक निश्चित समय सीमा के भीतर मृत्यु होने पर अधिक रकम देती थी। हालांकि उस समय यह सब सामान्य लगा, लेकिन आगे चलकर यही बातें बेहद खतरनाक संकेत साबित हुईं। 1886 की शुरुआत में कप्तान केन अचानक बीमार पड़ गए। थॉमस अक्सर उनके घर जाकर उनकी देखभाल करता था। कप्तान ने शिकायत की कि जो व्हिस्की वह सालों से पीते आ रहे थे, वही अब उन्हें उल्टियां करवा रही थी। घर के सभी लोगों को पता था कि थॉमस अक्सर कप्तान के लिए व्हिस्की तैयार करता था। धीरे धीरे कप्तान की हालत बिगड़ती चली गई और 29 जनवरी 1886 को उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद थॉमस और कैथरीन बड़े घर में रहने चले गए। मार्गरेट ह्यूस्टन भी उनके साथ रहने लगी। जून 1886 में कैथरीन ने एक बेटे को जन्म दिया। यह समय सामान्यतः खुशियों और स्थिरता का होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय घर में चिंता का माहौल फैलने लगा। कैथरीन की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। कभी उन्हें तेज उल्टियां होती, कभी कमजोरी, कभी अचानक हालत बिगड़ जाती। डॉक्टर पैट्रिक मैकिंटायर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनके लक्षण किसी सामान्य बीमारी से मेल नहीं खा रहे थे। बीमारी कभी कम होती तो कभी अचानक बेहद गंभीर हो जाती। स्थिति तब और ज्यादा खतरनाक हो गई जब कैथरीन के लिए बनाई गई एक कप चाय गलती से घर में मौजूद एक मेहमान ने पी ली, और वह भी कैथरीन जैसे ही लक्षणों से बीमार पड़ गया। अब डॉक्टर को शक होने लगा कि यह कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं थी। डॉक्टर मैकिंटायर ने उल्टी का नमूना रासायनिक जांच के लिए भेजा। जांच में एंटीमनी नाम का जहरीला पदार्थ पाया गया। यह खुलासा होते ही मामला बेहद गंभीर बन गया। पुलिस को बुलाया गया और घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान थॉमस हॉल के सामान से एंटीमनी के निशान मिले।
साथ ही एक मेडिकल किताब भी मिली, टेलियर ऑन पॉइजन्स, जिसमें जहरों और उनके प्रभावों का विस्तार से वर्णन था। 15 अगस्त 1886 को थॉमस हॉल और मार्गरेट ह्यूस्टन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कैथरीन हॉल को जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे टिमारू शहर में सनसनी मच गई। लोग हैरान थे, क्योंकि हॉल परिवार वर्षों से सम्मानित माना जाता था। हर गली और हर घर में बस इसी मामले की चर्चा होने लगी। लेकिन पुलिस की जांच यहीं नहीं रुकी। जांच में सामने आया कि थॉमस ने कई नकली दस्तावेज तैयार किए थे। उसने फर्जी गिरवी हस्तांतरण और नकली प्रॉमिसरी नोट बनाए थे। उसके खिलाफ जालसाजी के कई नए आरोप जुड़ गए। उसका व्यापार लगभग बर्बाद हो चुका था और वह गंभीर आर्थिक संकट में था। इसी बीच पुलिस ने कप्तान हेनरी केन का शव कब्र से निकलवाया। पोस्टमार्टम किया गया और जो सामने आया उसने पूरे शहर को हिला दिया। कप्तान के शरीर में भी भारी मात्रा में एंटीमनी पाया गया। अब शक और गहरा गया। क्या कप्तान केन की मौत भी प्राकृतिक नहीं थी? क्या थॉमस ने अपने ससुर को भी जहर देकर मारा था? अब तक मामला सिर्फ हत्या की कोशिश का नहीं रह गया था। यह न्यूजीलैंड के सबसे चर्चित अपराध मामलों में बदल चुका था। अक्टूबर 1886 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 अक्टूबर 1886 को क्राइस्ट चर्च में मुकदमा शुरू हुआ। अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा थी। अंदर जाने के लिए टिकट तक जारी किए गए थे। अखबार लगातार इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोग हर छोटी जानकारी जानना चाहते थे। इसे उस दौर के सबसे सनसनीखेज अपराध मामलों में से एक कहा गया। जूरी को तय करना था कि क्या थॉमस हॉल और मार्गरेट ह्यूस्टन ने कैथरीन हॉल को जहर देने की कोशिश की थी। साथ ही थॉमस पर जालसाजी के 12 आरोप भी थे। हालांकि इस चरण में कप्तान केन की हत्या का मुकदमा शामिल नहीं किया गया। कोर्ट में बताया गया कि कैथरीन की बीमारी गर्भावस्था के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी लगातार जारी रही। उनकी उल्टी और दवाओं के नमूनों में एंटीमनी पाया गया था। एक नर्स ने गवाही दी कि एक बार कैथरीन को दिया गया बर्फ वाला पानी बेहद कड़वा था। बाद में जांच में उस पानी में भी एंटीमनी मिला। अभियोजन पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कैथरीन की हालत तेजी से सुधरने लगी और यही सबसे बड़ा संकेत था कि उन्हें लगातार जहर दिया जा रहा था। गवाहों ने बताया कि थॉमस अक्सर खुद अपनी पत्नी के लिए चाय और दवाएं लेकर जाता था। घर की नौकरानियों ने भी माना कि उसके पास अपनी पत्नी को जहर देने का पूरा मौका था। पुलिस को यह भी पता चला कि बीमारी शुरू होने से पहले थॉमस जहरों से संबंधित मेडिकल किताबें पढ़ रहा था और उसने टार्टर एमेटिक खरीदा था, जो एंटीमनी का ही एक रूप है। इंस्पेक्टर ब्रोहम ने गवाही दी कि गिरफ्तारी के समय थॉमस ने अपनी जेब से कुछ फेंकने की कोशिश की थी। बाद में वहां से एक फाइल और कॉर्क मिला, जिनमें एंटीमनी के निशान पाए गए। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने जहरों वाली किताब बरामद की तो थॉमस ने कथित तौर पर कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे खिलाफ सबूत बनेगी। मकसद भी धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। थॉमस भारी आर्थिक संकट में था। उसे पैसों की बेहद जरूरत थी। उसने अपनी पत्नी का भारी बीमा करवाया था और उसकी संपत्ति अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी। कोर्ट में यह भी बताया गया कि उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर उसे आर्थिक राहत मिल सकती थी। मार्गरेट ह्यूस्टन के बारे में भी कई बातें सामने आईं। गवाहों ने कहा कि वह थॉमस के काफी करीब थीं। वह उसे टॉम कहती थीं और थॉमस उन्हें मेग या मैगी बुलाता था। कुछ लोगों ने गवाही दी कि दोनों को कई बार बेहद करीबी व्यवहार करते देखा गया था। हालांकि उनके खिलाफ सीधे सबूत कम थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उन्हें भी जहर देने का मौका मिला था। जब सभी गवाहियां पूरी हो गईं, तब जूरी को विचार विमर्श के लिए भेजा गया। सिर्फ 10 मिनट बाद फैसला आ गया। थॉमस हॉल को हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन मार्गरेट ह्यूस्टन को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। फैसला आने के बाद भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल बाकी था। क्या थॉमस ने कप्तान हेनरी केन की भी हत्या की थी? जांच में सामने आया कि कप्तान की मौत से थॉमस को आर्थिक फायदा हो सकता था।
कैथरीन और उनकी बहन को संपत्ति और आय का हिस्सा मिलना था, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से थॉमस की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। शादी से पहले कैथरीन की संपत्ति ट्रस्ट में रखी गई थी ताकि थॉमस उसका सीधा नियंत्रण न ले सके। बताया गया कि थॉमस इस व्यवस्था से खुश नहीं था और इसे बदलना चाहता था। कप्तान केन ने इसका विरोध किया था, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था। आखिरकार उस पर कप्तान केन की हत्या का भी मुकदमा चला। उसे दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक अपील दायर की गई और कानूनी तकनीकी कारणों से उसकी सजा रद्द कर दी गई। इस फैसले से जनता में भारी गुस्सा फैल गया। बहुत से लोगों को लगा कि थॉमस हॉल हत्या करके भी बच निकला। वह कई सालों तक माउंट ईडन जेल में कैद रहा और आखिरकार 1907 में रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पत्नी कैथरीन उसे तलाक देकर अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा चुकी थी। थॉमस न्यूजीलैंड छोड़कर चला गया। उसके बाद उसकी जिंदगी रहस्य बन गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह इंग्लैंड गया, जबकि कुछ के अनुसार वह ऑस्ट्रेलिया में बस गया। कहा जाता है कि उसने अपना नाम बदल लिया था और साधारण तरीके से जीवन बिताने लगा। कुछ लोगों का दावा था कि उसने बाद में न्यूजीलैंड लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे वापस आने नहीं दिया गया। कई वर्षों तक उसकी मृत्यु की तारीख और स्थान अज्ञात रहे। हालांकि जीवनीकार पीटर ग्राहम का मानना था कि उसने अपने अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया के यप्पून शहर में बिताए और वहीं किसी दूसरे नाम से दफनाया गया। थॉमस हॉल का यह मामला आज भी न्यूजीलैंड के सबसे रहस्यमयी और चर्चित अपराध मामलों में गिना जाता है। एक ऐसा केस जिसमें लालच, जहर, धोखा, फर्जीवाड़ा और मौत का खौफ सब कुछ शामिल था।